तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया डिफरेंस लेकर आया हूं जो कि हमारा प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर के ऊपर है। प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। सेंटर की स्पेलिंग ER या RE, जो भी आपको लिखना चाहो आप लिख सकते हो, जैसे CENTER या फिर CENTRE। अमेरिकन और ये जो ब्रिटिश का हिसाब है, यूके का हिसाब, वो पड़ जाता थोड़ा सा, बस। ठीक है ना। तो प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर के ऊपर छोटा सा डिफरेंस है, समझने की कोशिश करते हैं। मैं जितनी बार वीडियो के अंदर रिपीट करूं, प्लीज उतनी बार अच्छे से सुन ले। इससे आपको समझने में आसानी होगी और वीडियो के अंदर अंदर ही आपको सब कुछ याद हो जाएगा। क्लियर है? चलो, सबसे पहले है आपका मीनिंग की बात करते हैं। तो अ यूनिट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी यूनिट होती है जो कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। रेस्पॉन्सिबल फॉर, और जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कैसे? बाय कंट्रोलिंग बोथ रिवेन्यू एंड कॉस्ट, यानी रिवेन्यू और कॉस्ट को क्या करके? कंट्रोल करके। बड़े सिंपल सा मीनिंग है इसका कि एक यूनिट है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। कैसे? बाय कंट्रोलिंग बोथ रिवेन्यूज एंड कॉस्ट। जबकि इन्वेस्टमेंट सेंटर की अगर हम बात करें तो उसने बोला ये एक तरीके का प्रॉफिट सेंटर ही है जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग क्या? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इन एडिशन टू, किसके साथ साथ? रिवेन्यू एंड कॉस्ट रिलेटेड डिसीजंस। यानी रिवेन्यू कॉस्ट रिलेटेड, जो कॉस्ट रिलेटेड डिसीजन जो आप लेते हो उसके साथ में आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन की भी बात यहां पे करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। ठीक है, मैंने क्या बोला? ये एक ऐसा यूनिट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, रेस्पॉन्सिबल है फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट बाय कंट्रोलिंग रिवेन्यू एंड कॉस्ट। जबकि ये एक ऐसा ये भी एक तरह का प्रॉफिट सेंटर है जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन एडिशन टू रिवेन्यू एंड कॉस्ट रिलेटेड, यानी जो रिवेन्यू और कॉस्ट रिलेटेड डिसीजंस है उससे साथ साथ, उसके साथ में आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखने को यहाँ पे मिलेंगे। कंट्रोल ओवर एसेट्स की बात करें तो उसने बोला नो सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द एसेट्स, यानी एसेट्स के ऊपर या जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जो बैलेंस शीट के आइटम्स के ऊपर खर्चे होते हैं, वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ P&L यानी प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड आइटम्स के को देखने को मिलेगा। तो उसने बोला नो सिग्निफिकेंट कंट्रोल, यानी कोई कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा ओवर द एसेट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जबकि यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिलेगा वही ओवर द एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? या कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे कंट्रोल दिखेगा। क्लियर? डिसीजंस की बात करें तो डिसीजंस अबाउट कैपिटल एसेट, जो डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? यहाँ पे टॉप ऑफिशियल्स लेते हैं, यानी जो ऊपर टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑल बैठे हुए, वो यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं इन द कंपनीज हेडक्वार्टर, यानी कंपनी के हेडक्वार्टर में जो बैठे हुए हैं वो यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं। जबकि यहाँ पे जो डिसीजंस है वो डिविजनल मैनेजर ही ले लेगा। ठीक है ना? जो उस डिवीजन का हेड होगा, जो काम के लिए आपने जो जो डिवीजन बनाया है, उस डिवीजन का जो हेड होगा वो यहाँ पे क्या ले लेगा? डिसीजंस ले लेगा। ठीक है ना? तो 3 पॉइंट हो गए। तीनों पॉइंट बेटा देखो, स्किप मत करना, तीनों पॉइंट सुन लो एक बार, फिर मैं उसके बाद रिपीट नहीं करूंगा। तीनों पॉइंट एक बार और सुनो। मैंने क्या बोला? ये एक ऐसी यूनिट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलेगी आपको, रेस्पॉन्सिबल है फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है बाय कंट्रोलिंग बोथ रिवेन्यूज एंड कॉस्ट, रिवेन्यू कॉस्ट को कंट्रोल करके। ये लिखा है, ये एक तरह का प्रॉफिट सेंटर ही है। रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है, इन एडिशन टू किसके साथ में? रिवेन्यू एंड कॉस्ट रिलेटेड डिसीजन, जो रिवेन्यू कॉस्ट रिलेटेड डिसीजंस आप लेते हो उसके साथ में आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखने को मिलेंगे। क्लियर है? यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट कंट्रोल नहीं मिलेगा ओवर द एसेट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जबकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट कंट्रोल आपको मिलेगा ओवर द एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। डिसीजंस की बात करें, यहाँ पे जितने भी डिसीजंस है वो टॉप ऑफिशियल्स लेंगे, टॉप मैनेजमेंट वाले लेंगे, जो कि हेडक्वार्टर में बैठे हुए एग्जीक्यूटिव से बड़े बड़े लोग। जबकि यहाँ पे जो है डिविजनल जो मैनेजर है वही यहाँ पे डिसीजन ले लेगा। क्लियर है? मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मैं पहले से लिख करके तैयारी रखता हूं ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि अगर मैं आपके सामने लिखने बैठ गया ना बेटा तो ये 5, 10, 15 मिनट की जो वीडियो है ये पूरे आधा पौना घंटा पहुंच जाती है। तो इसीलिए पहले से लिख के रखा हुआ, इजीली आपको समझा रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि कोई दिक्कत हो तो वहीं पे मतलब सॉल्व हो जाए वो दिक्कत, है ना। फोकस की बात करें तो ये फोकस करता है किसके ऊपर? मेनली फोकस करता है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। ठीक है ना? जबकि ये फोकस करता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है ही है,
साथ में एसेट्स का यूटिलाइजेशन कैसे करें उसके ऊपर भी है कि एसेट्स का यूटिलाइजेशन कैसे करें। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े ऑटोनॉमी की अगर हम बात करें यहां पे, तो उसने बोला प्रॉफिट सेंटर, यहां तक आपने उधार लिया होगा ना, पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूं। चलो, उसके बाद लिखा हुआ है प्रॉफिट सेंटर डिविजनल मैनेजर्स, यहां पे उसके पास होती है लेस ऑटोनॉमी होती है। ऑटोनॉमी मतलब होता है स्वतंत्रता, यानी खुद का डिसीजन लेने की स्वतंत्रता, है ना। तो प्रॉफिट सेंटर डिविजनल मैनेजर जो होता है उसके पास यहाँ पे लेस ऑटोनॉमी होती है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट सेंटर, यानी इसके कंपैरिजन में अगर यहां देखा जाए तो जो डिसीजन लेने की जो ऑटोनॉमी है वो क्या यहाँ पे कम है। क्लियर है। सिंस दे आर नॉट ऑथराइज्ड फॉर टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि ये ऑथराइज नहीं है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। क्या नहीं है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए ये ऑथराइज्ड नहीं है। तो उसने यहाँ पे बोला है प्रॉफिट सेंटर जो ये जो डिविजनल मैनेजर यहाँ पे जो होते हैं उनके पास ऑटोनॉमी ने जो स्वतंत्रता है डिसीजन लेने की जो पावर है या फ्रीडम बोलूं मैं, वो एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कम है, क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने के लिए। जबकि इन्वेस्टमेंट सेंटर डिविजनल मैनेजर के पास जो ऑटोनॉमी होती है वो हाई लेवल की होती है, सिंस क्योंकि ये ऑथराइज्ड है कि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए इनके पास फ्रीडम जो है डिसीजन मेकिंग की जो पावर है मतलब एक तरह से ज्यादा है। इनके पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड कोई डिसीजन मेकिंग तो कर नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑटोनॉमी है वो कम है। तो लेस ऑटोनॉमी, हाई ऑटोनॉमी। उसके बाद परफॉर्मेंस मेजर्ड बाय, यहाँ पे परफॉर्मेंस अगर आपको मेजर करनी है तो आप प्रॉफिट के थ्रू कर सकते हो और कंट्रीब्यूशन के थ्रू कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन के थ्रू। तो प्रॉफिट मार्जिन और कंट्रीब्यूशन मार्जिन के थ्रू यहाँ पे क्या कर सकते हो आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। जबकि आप अगर परफॉर्मेंस मेजर करनी है तो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करो, आरओआई कैलकुलेट करो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आप निकाल सकते हो, ईवीए निकाल सकते हो, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। क्लियर। तो ऑटोनॉमी में मैंने आपको क्या बताया, ठीक है। फोकस में मैंने बताया कि ये फोकस करता है प्रॉफिटेबिलिटी में, ये प्रॉफिटेबिलिटी प्लस एसेट्स का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए उस पर ध्यान देता है। अगर हम ऑटोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे ऑटोनॉमी कम है, यहाँ पे ऑटोनॉमी ज्यादा है। यहाँ पे ऑटोनॉमी कम क्यों है? क्योंकि ये डिसीजन में ये ऑथराइज नहीं है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। यहाँ पे ऑटोनॉमी ज्यादा क्यों, फ्रीडम ज्यादा क्यों, डिसीजन मेकिंग की पावर ज्यादा क्यों? क्योंकि ये ऑथराइज्ड है फॉर टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जा सकती है? परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए यहाँ पे प्रॉफिट आप कैलकुलेट करो, प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखो अपना। जबकि यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगा लो, आरओआई निकाल के देखो अपना, या इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ईवीए निकाल के देखो बेटा। ठीक है। डिसीजन ओरिजिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डिसीजन को जो टाइम पीरियड कैलकुलेट करे तो इसने बोला डिसीजंस आर मेनली फोकस्ड ऑन, जो डिसीजन होते हैं वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। तो डिसीजंस आर मेनली फोकस्ड ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट का कैसे मैनेजमेंट करना है और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रहेगी, शॉर्ट टर्म बेसिस पे इसको देखा जाता है। क्लियर है। तो टाइम ओरिजिन की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म चल रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे डिसीजन जो होते हैं वो फोकस्ड होते हैं ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बेटा देखो जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी लॉन्ग टर्म पर्पज से की जाती है, मेनली जो की जाती है, ठीक है ना। तो डिसीजन जो फोकस्ड है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, जबकि यहाँ पे जो डिसीजन है वो शॉर्ट टर्म आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट मैनेजमेंट पे थे। क्लियर है। और यहाँ पे डिसीजन जो बेस्ड है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पे है, कैपिटल बजटिंग पे है, कैपिटल बजटिंग मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर ही बात कर रहा है, और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। तो यहाँ पे जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कैपिटल बजटिंग और रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे जो फोकस है वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे और कॉस्ट मैनेजमेंट पे। क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है ना, बहुत है। 7 में से अगर आपने 6 याद कर लिए काफी होते हैं, बट कोशिश करना सुना आपने सारा ही होगा, याद भी सारा ही करना, बाकी आपके जितना पॉइंट लिखने बेटा आप लिख के आ जाना। क्लियर है। तो एक और चीज इस वीडियो को क्लोज करने से पहले, अगर आपको लगता है किसी टॉपिक के ऊपर आपको डिफरेंस चाहिए बेटा, प्लीज वहां पे बता दिया करो, कमेंट बॉक्स में लिख लो कि मुझे ये डिफरेंस चाहिए, मैं आपके लिए वो डिफरेंस बना लूंगा जैसे टाइम मिलेगा। क्लियर है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।